स्टार्ट कर देंगे। हाँ लाइव। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, पेपर तो वाकई में बहुत खराब रहा है। पेपर ज्यादा हार्ड हो गया। सम डे समबडी मैनेज रैबिट प्लीज। ये रैबिट ने तो कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर दिया। रैबिट पे तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ ये क्या क्या आ रहा है सवाल में। लेकिन देखिए, सिर्फ आपका ही पेपर नहीं खराब हो रहा है, ये सभी का हो रहा है, ऑलराउंड सभी का हो रहा है। और कंपटीशन में यही बात होती है, अगर पेपर टफ होता है तो सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर टफ है तो सभी के लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो इसी रिगार्डिंग आपको अभी दिल छोटा नहीं करना है कि मेरा नहीं होगा, तो अभी भी आप होप रख सकते हैं। कट ऑफ बहुत लूज जाने वाली है, मान के चलिए ऐसे एक्सपेक्टेड है कुछ 35-40। आगे नहीं कह सकते कि इसमें कितना प्लस माइनस होगा, लेकिन इससे ज्यादा किसी के आने वाले भी नहीं है। तो अगर आएगा तो इसी के अराउंड कुछ आपका स्कोर रहने वाला है। अदरवाइज बहुत ज्यादा स्कोरिंग तो कोई भी कर नहीं रहा है। और पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था, पेपर बहुत अजीब था। ठीक है, तो क्योंकि अजीब मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि करंट अफेयर्स आपके बहुत ज्यादा पुराने दिए जा रहे हैं, इतना पुराने नहीं दिए जाते हैं करंट अफेयर्स। और वो स्पेसिफिकली जब आप एसआई का पेपर बना रहे हो, तो एसआई के स्पेसिफिक में इतना ज्यादा पीछे जाना है। जनरली ट्रेंड रहता है 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं। अब आप 6 मंथ छोड़ो, 1 साल पूछ लो, 1 साल भी नहीं, 2-2 3-3 साल पुराने पूछे जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। वही तो, रैबिट की जगह अगर ह्यूमन बॉडी पार्ट पूछ लेता तो वो भी ठीक था। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आपका अभी लो भी आ रहा है स्कोर, तो भी आपके चांसेस हैं, अभी होप नहीं लूज करनी है। और ये बस आपका एक स्क्रीनिंग था, अभी मेन पेपर अभी आपका बाकी है। ठीक है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग था। स्क्रीनिंग में वैसा एक्सपेक्टेड रहता है वो इजी रखें, क्योंकि उन्हें बस कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना होता है, फिर मेन एग्जाम तो उन्हें आगे दिलाना है। तो हो सकता है अभी वो ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें सिलेक्ट कर लें, ताकि कट ऑफ को अपना इम्प्रूव कर सके। तो अभी बस कुल मिला के होप नहीं छोड़ती है और तैयारी नहीं छोड़नी है। ये नहीं सोचना है कि अब मेरा नहीं होगा। ठीक है, तो पेपर खराब हुआ है तो सभी का हुआ है। हाँ जी, गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सब लोग। तो वैसे तो मेरा भी बहुत मूड खराब हुआ पेपर देख के, क्योंकि इतना जो मेहनत किया, इतना क्वेश्चंस बनाया, उनसे रिलेटेड एक भी चीज नहीं पूछ रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी कहीं से भी उठा के पूछ रहे हैं। और आपने भी इतना मेहनत किया, उसका भी कोई नतीजा इन्होंने नहीं निकाल के दिया। अब खैर, अब हम उनसे तो कंप्लेन नहीं कर सकते, हम बस अपने लेवल पे क्या चेंजेस कर सकते हैं हमें वो देखना है। हमें देखना है हम क्या कर सकते हैं। तो पेपर पे आते हैं, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं पेपर को, फिर आगे की हम बात करते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आंसर की मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, फेल वेल कुछ नहीं होता है, फेल वेल कोई चीज नहीं होती। निगेटिव मार्किंग नहीं होके भी टफ हो गया। हाँ जी, निगेटिव मार्किंग नहीं भी थी तब भी टफ था। एक बार थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्या कम पूछा गया, क्या ज्यादा पूछा गया। तो देखिए, क्वेश्चंस अगर देखें तो हार्ड क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो 48 थे, और 29 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉडरेट थे, और इजी क्वेश्चन कुछ बस 23 के करीब थे। 23 क्वेश्चंस करीब इजी थे, बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके हार्ड थे एग्जाम में।
और हार्ड होने का रीजन ज्यादातर क्वेश्चंस का ये था कि वो पुराने करंट अफेयर्स बहुत थे, बहुत पुराने पुराने, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आप उतना पीछे का पढ़ के जाएंगे। ठीक है, 20 मुश्किल होगा। मैं तो 20 पर भी चांस मानता हूँ, मैं तो 20 पे भी चांस मानता हूँ मेरिट लिस्ट में होने का। अब निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन तुक्का किसी का कोई बहुत इक्का दुक्का लोग होते हैं जिनका तुक्का काम करता है। ठीक है, 50 प्लस कट ऑफ तो एक्सपेक्टेड नहीं है, 50 प्लस कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं है, उससे कम ही जाएगा। एक बार पेपर देख लेते हैं, चलिए जल्दी से, फिर आगे की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, C10 नंबर। देखिए ये आपका फ्यूल्स में यूज होता है, पेट्रोल और डीजल में। एक C10 नंबर होता है जिससे पता चलता है कि कंबशन कितना तेज होगा। तो C10 नंबर आपका डीजल से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट का आंसर था बी। ठीक है, फर्स्ट का आंसर था बी, और इसको आप जनरल साइंस के क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, और टफनेस में ऐसा मॉडरेट डालिए, क्योंकि अगर न्यूज वगैरह अगर आप बहुत रेगुलर पढ़ते हैं तो ये टर्म्स आते रहते हैं, C10 ऑक्टेन ये नंबर्स आते रहते हैं। आप लोगों ने क्या डीजल ही लगाया था या और कुछ लगा के भी आए हैं? डीजल के अलावा भी लगाया क्या किसी ने कुछ? एक्चुअली अगर मैं बताऊं ना, अगर आप यूपीएससी का भी तैयार करके जाएंगे ना, तो भी 50 प्लस स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा इस पेपर में। ऐसा पेपर था ये। रैबिट के दांत तो कोई आईपीएस भी नहीं बता पाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका बी हो गया। C10 नंबर ये एक्चुअली ये आपके मतलब का है भी नहीं। ये जनरली आपका जो केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ते हैं उनके ज्यादा काम आता है ये C10 और ऑक्टेन नंबर। ये डीजल और पेट्रोल से रिलेटेड होते हैं, तो डीजल से रिलेटेड होता है C10 नंबर। पूछना नहीं चाहिए थे, बट खैर फिर भी पूछा। दूसरा क्वेश्चन था खोरिया डांस, वन ऑफ द फेमस फोक डांस। अभी फोक डांस पूछ रहे हैं। फोक डांस खोरिया कहाँ का है? तो क्या लगता है आप लोग कहाँ का लगाए हैं? सेकंड वाला तुक्का गलत लगा। नहीं, पेट्रोल नहीं है, ये डीजल का है। C10 नंबर डीजल से रिलेटेड है। खोरिया डांस कहाँ का है आपका? नहीं भैया, खोरिया डांस आपका हरियाणा से था। तो एक मैंने फोक डांसेस की एक जो क्लास में पढ़ रहे थे, क्लासेस जिन्होंने हमारी रेगुलर क्लास अटेंड की थी ईटन नगर नाहरलगुन में, उनको मैंने फोक डांसेस का एक पीडीएफ भेजा हुआ था। उसमें आप देखेंगे तो मिल जाएगा। कोरिया डांस आपको किस में मिल रहा है? हरियाणा में मिल रहा है। Who among the following is the fourth guru of सिख रिलीजन के चौथे गुरु पूछ रहा है। ये जब हम लोग अभी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था पीडीएफ में, जो 10 गुरु हुए हैं सिखिज्म के, 10 की लिस्ट दिखाई थी, 10 सिख गुरु। तो जो उसमें फोर्थ थे वो थे आपका गुरु रामदास जी। ठीक है, फोर्थ सिख गुरु कौन थे आपका? गुरु रामदास जी। उत्तराखंड कर दिया, कोई बात नहीं। वो फॉरेन लैंग्वेज वाला वो एक्चुअली इकोनॉमी का सवाल था, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। फोर्थ गुरु आपके कौन थे? गुरु रामदास जी। इन्होंने अमृतसर सिटी बनाई थी। ठीक है, अमृतसर सिटी के फाउंडर यही थे, गुरु रामदास जी। इन्हीं के नाम से एयरपोर्ट भी है, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर वाला। तो ये तो अगर पीडीएफ में आपने ध्यान दिया होगा तो आप लगा के आ जाएंगे। फोर्थ सिक्स गुरु रामदास जी। ये टफ नहीं था, ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। अब आता है अपना सबसे आइकॉनिक क्वेश्चन, हाउ मेनी टीथ डज ए रैबिट हैव? कितने कितने लगा के आए आप लोग?
रैबिट के कितने दांत लगाए आप लोगों ने? ट्वेंटी फोर, 30, 28 लिख लीजिए, ठीक है, 28, 28। और इसको कोई बहुत ज्यादा याद करने का फायदा नहीं, शायद ही कभी दोबारा आपको लाइफ में ये मिले। इसके बाद ये 5th क्वेश्चन था, a type of chemical pesticide used to kill the plant parasitic nematodes known as। इसमें क्या लगा है? देखिए इसमें तो थोड़ा तुक्का लगा सकते थे, जैसे नेमाटोड्स एक प्लांट पैरासाइट है, जो प्लांट पे रहने वाला एक पैरासाइट, उसका नाम है नेमाटोड्स। उसके लिए एक डिसइंफेक्टेंट बनाया है, मतलब उसको मारने वाली दवा। तो नेमाटोड्स को मारने वाली दवा का नाम क्या है? नेमाटिसाइड्स, ठीक है। नेमाटोड्स को मारने वाली दवा का नाम नेमाटिसाइड्स। इसमें तो थोड़ा तुक्का भी लग सकता था। वही तो, रैबिट के तो मजे आ गए। आज रैबिट सोच रहा होगा मैं तो रातों रात स्टार बन गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। थोड़ा जल्दी इसको करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस करने हैं हमें टोटल। रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ पोइट्स। इधर साइड आपको पोइट लिखे और इधर साइड उनके करस्पॉन्डिंग स्टेट्स लिखे, तो आपको मैच करना है। करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर के लिए देखिए, लल्लेश्वरी कश्मीर से थे, ठीक है। नंदित थिम्मना ये महाराष्ट्र से नहीं थे, ये आपका तेलंगाना से थे। आज का जो तेलंगाना है वहां से थे, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अक्का महादेवी, हाँ ये कर्नाटका से थे। तो ए एंड सी आर करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी। तो 6 का आंसर कौन सा ठीक होगा? डी वाला ठीक होगा। देखिए हार्ड वर्क किसी का वेस्ट नहीं होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एग्जाम आते जाते रहते हैं, हार्ड वर्क किसी का वेस्ट नहीं होता। ये एग्जाम वैसे भी रिलेटिव है, अगर आपके लिए टफ था तो आपकी और भी कॉम्पिटिटर्स के लिए टफ था। 33 स्कोर एक डिसेंट स्कोर है, बुरा नहीं है, ठीक है। इसमें चांसेस हैं 33 में भी, तो अभी परेशान नहीं होना है कि सब बर्बाद हो गया। और वैसे भी इसमें तो बस क्वालिफाई करना है। इसके बाद आ जाइए पीएम वानी। पीएम वानी तो ये करंट अफेयर्स में भी था अपने, आप दिसंबर वाला जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ था उसमें जाके देखिएगा, दिसंबर से ये पूछा गया है। पीएम वानी, इसमें आपको बस अगर इतना भी याद होगा ना कि ये वाईफाई के लिए स्कीम थी, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहती है उससे रिलेटेड ये स्कीम थी, तो आप इसको करेक्ट कर देंगे, क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड सिर्फ एक ए ऑप्शन है, बाकी सब और कुछ कर रहे हैं। जैसे ये आर्टिकल 370 की बात कर रहा है, ये रेडियो की बात कर रहा है, ये लॉकडाउन की बात कर रहा है, तो इन सब से किसी से रिलेटेड नहीं था। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हमने स्कीम लॉन्च करी है पीएम वानी, ये प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी है, तो करेक्ट आंसर इज ए। फिफ्टी प्लस है, बहुत बढ़िया, आपका तो ऑलमोस्ट मान के चलिए, अब आप पार्टी वार्टी करिए, आपका तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। एप्पल इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट, इसको क्या कहेंगे? अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिक कार्स पे कई सारी कंपनीज काम कर रही है, जैसे टेस्ला काम कर रही है, एलॉन मस्क की कंपनी है, गूगल वाले भी चला रहे हैं, सब अपना अपना चला रहे हैं। इसी तरह से एप्पल वाले भी अपनी इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं, तो उसका नाम टाइटन है। 8 का आंसर सी होगा। अभी जो 8 क्वेश्चन है ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, कभी कभी न्यूज में आ जाती है इस तरह की चीजें। 43 पे पहुंच रहे हैं, सीक्वेंस में चलते, वरना सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ठीक है। रैबिट ने आज मुझे फेल कर दिया, अरे बेचारा रैबिट, क्या गलती उसकी। आज से सब लोग एक एक रैबिट पालेंगे अपने घर में।
इस दिन को याद करने के लिए। अब जैसे 9th क्वेश्चन था गैरीमैंडरिंग, ये क्वेश्चन प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। गैरीमैंडरिंग का मतलब होता है कि जैसे कभी भी क्या होता है, आपका ईटानगर है, ठीक है, ये कोई शहर है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है एरिया को डिवाइड करके। एक एमएलए इधर से आता है, एक इधर से, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, डीलिमिटेशन होता है हर कुछ सालों में, जो जैसी डीलिमिटेशन होता है तो ये बाउंड्री चेंज होती रहती है। पता चला ये 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अब हमने कितनी बना दी, इनको 2-2 टुकड़ों में कर दिया, सबके 2-2 टुकड़े कर दिए, तो 6 की कितनी बन गई, 6 की बन गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज 12। तो यानी गैरीमैंडरिंग एक वो प्रोसेस होती है जिसमें आप जो इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये करने का पर्पज ये होता है आप किसी स्पेसिफिक पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहे। कभी कभी किसी स्पेसिफिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अगर कोई बाउंड्रीज में चेंज किया जाता है तो उसी को कहते हैं गैरीमैंडरिंग। तो ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए भी ठीक है, स्टेटमेंट बी भी ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 9th का सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन तो किसी भी हाल में पूछने लायक नहीं था, पता नहीं क्या सोच के पूछा। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी आज के पेपर में। नॉर्वे का पार्लियामेंट पूछ लिया, ये चलिए ये टफ कैटेगरी में आ जाएगा, पूछ सकते हैं इस तरह की चीजें। नॉर्वे की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, स्टॉट इंजन कहते हैं, नॉर्वे की पार्लियामेंट को स्टॉट इंजन। तो 10th का आंसर इज बी। इसके बाद 11 पे आ जाइए, राय बहादुर सर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी इज एसोसिएटेड विद, इनके बारे में आप पढ़िएगा, ये काला अजहर फीवर से रिलेटेड है। ये भी जनरल साइंस में डाल देंगे, काला अजहर फीवर की बात हो रही है। तो राय बहादुर सर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचार बनर्जी किससे रिलेटेड है, काला अजहर फीवर से रिलेटेड है। हाँ, इससे बढ़िया तो ओलंपिक के लिए आप लोग मेहनत करिए, गोल्ड लाइए, इससे बढ़िया तो ओलंपिक निकाल लेंगे तो डायरेक्ट आप लोग डीएसपी वगैरह बनेंगे, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं फिर तो। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये आईएएस का भी इतना अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो भी ये शायद एग्जाम नहीं निकाल पाए, इतना टफ पेपर बनाया था उन्होंने आज का। तो अब ये ज्यादा सोचना नहीं है कि हाय क्या हो गया, बर्बाद हो गए, लुट गए, ये सब नहीं सोचना। अब जो होना था सो हो गया, अब बस आप ये सोचिए कि अब आगे आपके लिए क्या ऑप्शन है, ठीक है। अब मतलब यहाँ से इतना तो समझ में आ गया कि भाई कोई भी एसआई हो, यूडीसी हो, एलडीसी हो, इन सब के लिए भी अगर प्रिपेयर करना है तो एक बेसिक अपना एपीपीसीएस लेवल का तैयारी करके चलो आप, ठीक है। एक एपीपीसीएस लेवल का बेसिक तैयारी करके चलो तो आपको फायदा होगा इन सब सारे एग्जाम्स में, फिर ये सारे एग्जाम्स आपके लिए हलवा हो जाएंगे। एटलीस्ट इतना तो करके चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मैकेनिकल रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। 12 का करेक्ट आंसर इज जी, फोनोग्राफ। राय बहादुर गया हाथ से, कोई बात नहीं। हाँ, अरुणाचल जीके से तो एटलीस्ट एक दो तो पूछ ही लेते, कुछ भी नहीं पूछा, इतना मेहनत किया अरुणाचल जीके में, कुछ भी नहीं पूछा। हाँ, तो फोनोग्राफ याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, मैकेनिकल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 था, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मैज़गांव डॉक लिमिटेड, ये एमडीएल है, ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। तो ये बता रहा है, पूछ रहा है कहां पर लोकेटेड है। तो एचएसएल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हाँ ये तो विशाखापट्टनम में लोकेटेड है, तो ए ऑप्शन ठीक है। बी वाला गलत है, ये एमडीएल आपका गोवा में नहीं है, ये आपका
मुंबई, महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र, मुंबई। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये भी आपका बॉम्बे में नहीं मिलेगा, ये आपको कोलकाता में मिलेगा। ये सब शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, शिप बिल्डिंग कंपनीज है ये, तो ये कहाँ मिलेगी? कोलकाता में मिलेगी। तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है। कौन सा सी ठीक है? सिर्फ ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14 आया था, व्हाट इज मेंट बाय द फैमिलियर एंड पॉपुलर फॉरेन वर्ड सेट्रिस पैरिबस। ये लिखा है CETERIS PARIBUS, सेट्रिस पैरिबस। इसका मीनिंग पूछ रहा है, ये कौन सी भाषा है? इंडियन रिवर्स, अफसोस की बात इस बार, पिछली बार ज्योग्राफी भर दिया, इस बार हिस्ट्री भर दिया, वो भी बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके भर दिया, इतना कौन पढ़ाएगा। सेट्रिस पैरिबस, ये देखिए लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का। ये इकोनॉमी में यूज होता है, तो इकोनॉमी में यूज होने वाला वर्ड है ये। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये तब यूज करते हैं जैसे जब हमें कोई दो चीजें कंपेयर करनी होती हैं और बाकी सारे फैक्टर्स को हम इक्वल मान लेते हैं उसको कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें बात करनी है कि मान लीजिए कि अगर शुगर सस्ती हो जाए, अगर शुगर का प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये तो कॉमन सी चीज है, कोई भी चीज सस्ती होती तो उसका डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन ये हम तब मानते हैं जब बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या करें? इक्वल माने। अब हो सकता था एक कोई फैक्टर ऐसा बन जाता कि डिमांड बढ़ती, उससे पहले हमारे हाथों से नोट छीन लिए जाते, सरकार डिमोनेटाइजेशन कर देती, तो भले ही शुगर प्राइस डाउन हो जाता, बट फिर भी शुगर खरीद नहीं पाते क्योंकि खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होता। तो हम जब इस तरह की बातें करते हैं कि प्राइस घट जाता है, इसका मतलब डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये तब हम बातें करते हैं जब हम उस बाकी सारे फैक्टर्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसी को कहते हैं सेट्रिस पैरिबस। ये बिल्कुल भी आपके मतलब की चीज नहीं थी, ये कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, ये तो बस मुझे तो लग रहा है इससे बढ़िया आप लोगों की क्लास लेनी चाहिए थी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कैसे करें, वो ज्यादा फायदा करते हैं इसमें। नेक्स्ट, ये तो चलिए आसान था। ये 15th वाला हुआ कि ये भी नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 ये करके आए कि नहीं करके आए? कालीबंगन, ये तो अपने नोट्स का था, ये तो करे ही होगा, ये तो हमने डिस्कस भी किया था। कहां पर है कालीबंगन? कालीबंगन कहां पर है? +75 तुक्का रॉन्ग। कोई तुक्का तो ज्यादातर रॉन्ग ही जाते हैं, कुछ लोग अलग होते हैं जो लगा ले जाते हैं तुक्के। भैया कालीबंगन कहां पर है? अब यही होता है, इतना पेपर एकदम से हाइप बन गया ना, टफ है, तो ये जो छोटे छोटे आसान सवाल है ना, ये भी कई लोग गलत कराए होंगे। तो 15 का आंसर सी, राजस्थान में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी। पुशान द गॉड इन एंशिएंट इंडिया, ये भी हिस्ट्री का सवाल है। तो ये सभी के हैं, मैरिज के लिए भी, जर्नी के लिए भी, फॉर मीटिंग्स के लिए भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 16 का आंसर हो जाएगा डी। 17 आसान था, 17 तो अपने नोट्स का था। हाउ मेनी जेम्स वर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू? चंद्रगुप्त टू के टाइम में हमने बात करा था, लिटरेचर काफी डेवलप हुआ था। तो नवरत्न एक तो अकबर के टाइम में रहे थे, और किसके टाइम में रहे थे? चंद्रगुप्त टू के टाइम में। तो नवरत्न का मतलब 9 जेम्स। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 9। तो
तो 17 का करेक्ट आंसर डी। 17 होने लायक था, 15 होने लायक था हर हाल में। 18 भी होने लायक था। चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग किसके टाइम पीरियड में आया बताइए? 18 वाला बताइए किसके टाइम पीरियड में आ रहा है ह्यून सांग? भैया कालीबंगन गूगल में पंजाब दिखा रहा है कालीबंगन का आंसर। नहीं जी, राजस्थान है। कालीबंगन राजस्थान में मिलेगा आपको। अरे बाप रे, अब दांत ही नहीं गिनते रह जाना सबके। पता चला दांतों का ऑब्सेशन हो गया, जो भी देख रहा है उसके दांत गिन रहे बैठ के। 18 का आंसर ए, हर्षवर्धन। बहुत बढ़िया हर्षवर्धन, हाँ बढ़िया है। फिर 18 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन था कि प्रतिहारा डायनेस्टी नॉर्थ में है या साउथ में है, क्योंकि जनरली तो अगर देखें गुर्जर प्रतिहारा आपके इस साइड यानी वेस्ट साइड में आते हैं, लेकिन इन्होंने शायद कुछ इस तरह से डिवीजन कर लिया, ऊपर वालों को नॉर्थ में मान लिया, तो उस हिसाब से तो प्रतिहारा नॉर्थ में आ जाएगा। पाला लेकिन साउथ में किसी भी एंगल से नहीं है। पाला तो आपका ये बंगाल वाला इलाका था, इधर तो ये बिल्कुल भी साउथ में नहीं जाएगा, तो या तो इसे नॉर्थ में कहिए या फिर इसे ईस्ट में कहिए। तो पाला साउथ में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ चालुक्य, चालुक्य आपका इस साइड होते थे, तो ये आपका इधर से देखेंगे तो ईस्ट है, इधर से देखेंगे तो वेस्ट है, तो चालुक्य आपका वेस्ट में मिल जाएंगे, प्रतिहारा नॉर्थ में हो गए। तो ए एंड सी, 19 का ए, ठीक है 19 का ए लगा दीजिएगा करेक्ट। प्रतिहारा कुछ इधर, ये राजस्थान वाला इलाका है ना इधर साइड से, तो इसको वैसे तो मैंने कहा था ये एक तरीके से वेस्टर्न साइड है, बट इन्होंने वेस्ट ना देके क्या दे रखा है नॉर्थ। तो यहां से अगर हम डिवीजन करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन नॉर्थ में आ जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन साउथ में आ जाएगा। तो प्रतिहारा पाला दोनों ही नॉर्थ में हो गए, तो पाला तो साउथ में नहीं हो सकता, चालुक्य वेस्ट में हो गए, तो ए एंड सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नहीं चालुक्य साउथ में ही है, लेकिन अगर इस हिसाब से करें, जैसे एक मिनट इस तरह से मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए उस हिसाब से तो फिर प्रतिहारा भी वेस्ट में होने चाहिए। चालुक्य आपका कुछ इधर साइड थे, और यहां से अगर आप डिवीजन करेंगे तो ये इधर ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो चालुक्य आपका किधर हो गए, वेस्ट में हो गए ना। ओनली ए लगा क्या है, ओनली ए भी तो करेक्ट हो सकता है, ओनली ए भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं ओनली ए वालों को, क्योंकि आप अगर अब ये तो देखिए उन पर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से डायरेक्शंस मान रहे हैं, क्योंकि चालुक्य अगर इस साइड में आ रहा है तो हाँ आप ऐसे देखेंगे तो ये नॉर्थ है, इधर देखेंगे तो साउथ है, तो चालुक्य साउथ में पड़ रहे हैं। एक मिनट मुझे सोचने दीजिए। ठीक है, ओनली ए ही ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। वेस्ट ऐसे देखेंगे तो इधर से ईस्ट है, इधर से वेस्ट है, इस साइड से वेस्ट भी लग रहा है। ठीक है, चलिए डी लगा देते हैं। मोस्ट प्रोबेबल तो वैसे ए ही लग रहा है मुझे, ओनली ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी मान लीजिए। फिर इसके बाद 20 एंशिएंट राजा रानी टेम्पल, ये आपका भुवनेश्वर, ऑप्शन बी। फिर 21 द ट्रीटीज फुतुवस सलातिन इज रिटन बाय हुम, द ट्रीटीज फुतुवस सलातिन इज रिटन बाय हुम। फिरदौसी, अल-बैरूनी, इसामी, अबू बकर। देखिए हमने एक पर्सन पढ़ा था महमूद गवर्न, वो रेस्पॉन्सिबल था आपका पूरा बहामनी किंगडम बनाने के लिए।
तो उसी महमूद गबन का एक नाम था इसामी, और उसी ने एक किताब लिखी थी फुतुहुस सलातिन, जो बेसिकली डील करती थी कि इंडिया में जो भी इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड एक किताब थी। ये किसने लिखी थी? इसामी ने। 21 का करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, गया खत्म, टाटा बाय बाय। इसामी करेक्ट है। अच्छा, कोई है जो बहुत खुश है पेपर देख के? क्या तो मजा आ गया, 80 प्लस आ ही जाएगा मेरा। है कोई 80 प्लस वाला? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांकोइस बर्नर, फ्रेंच फिजिशियन, ये जो आए थे, ये आपका आए थे मुगल डायनेस्टी। ये आपका काम कर चुके हैं दारा शिकोह के साथ। तो ये मुगल डायनेस्टी है, अराउंड 600 के करीब आए थे ये आपका। ठीक है, फ्रांकोइस बर्नर जो फ्रेंच फिजिशियन थे, ड्यूरिंग द मुगल डायनेस्टी एंटर करेंगे। 23 किसी का गलत हुआ तो बताइए, ये गलत नहीं होना चाहिए। वैसे ही बहुत क्राइसिस चल रही थी आज, उसमें भी अगर 23 गलत हो गया होगा तो कैसे काम करेंगे? अरे जिंदगी बर्बाद नहीं होता। एक सिंपल पेपर आपकी जिंदगी थोड़ी ना डिसाइड करता है, जिंदगी बहुत बड़ी है। ये बताइए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या लगा के आए हैं? इसको तो नहीं गड़बड़ कराए? बहुत बढ़िया, 101 + 1 गुड हैंड राइटिंग। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, हाँ जी, 1761, मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ये 24 में क्या लगा के आए? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान दादा थे किसके? सिराजुद्दौला के। अली वर्दी खान के बाद ही नवाब बनते बंगाल के सिराजुद्दौला। तो अली वर्दी खान कौन थे? बंगाल के नवाब थे। इन्हीं के बाद आपका कौन आएंगे? सिराजुद्दौला। तो ये जहांगीर के भी नहीं थे, पर्शियन ट्रैवलर भी नहीं थे, और दौलताबाद से भी लिंक नहीं था। तो करेक्ट आंसर इनका हो जाएगा डी। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1761 में कहां से होगा? अकबर जिंदा भी था 1761 में, याद करिए। 1576 है भैया वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच वाला। 1761 में नहीं हुआ है। ठीक है, अरे भाई 1762 क्यों लगा दिया? 1761 था थर्ड बैटल। ये तो बताया भी था कि 3 बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। कोई बात नहीं। सेंट जॉर्ज फोर्ट कहां पर है? देखिए, इसको फोर्ट विलियम से प्लीज कंफ्यूज मत करना। फोर्ट विलियम आपका कोलकाता में, ठीक है। ये फोर्ट विलियम की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है सेंट जॉर्ज फोर्ट। ये कहां पर है? ये आपका उस टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी थी, आज चेन्नई कहते हैं उस इलाके को। ठीक है, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 25 का। अली वर्दी धोखा दे गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। हु लेड द बारडोली सत्याग्रह ऑफ 1928? एक कहीं जीके के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। ये हिस्ट्री वगैरह जब हम अपना ये जीके डिस्कशन कर रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। हु लेड बारडोली सत्याग्रह वाला ये अपन कर चुके हैं। बारडोली सत्याग्रह किसने लीड किया था? 1928 में जीके डिस्कशन में हमने किया था। अर्जुन कपूर ऑप्शन में नहीं था। बारडोली सत्याग्रह किसने लीड किया था? ये तो होना चाहिए था बारडोली वाला, पटेल साहब। बहुत बढ़िया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। 26 का आंसर ए। मोपला रिबेलियन 27 वाला बताइए। मोपला रिबेलियन इसमें क्या लगा के आए हैं?
मोपला रिबेलियन तो अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में भी था, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो पढ़ा होगा। हाँ, उसी बरडोली सत्याग्रह के बाद उन्हें सरदार का टाइटल भी मिला था। मोपला रिबेलियन किस साल में हुआ था इन केरला? मैं तो कह रहा हूँ 20 में भी चांसेस हैं, आगे भी मेहनत करते रहिए, 20 में भी चांसेस हैं। पेपर बहुत टफ था, बहुत ही टफ से ज्यादा मैं वर्ड यूज करूंगा, आर्बिट्ररी था, ये वर्ड मैं ज्यादा सही यूज करूंगा। आर्बिट्ररी था, अनप्रिडिक्टेबल था, कुछ भी भर दिया है, कुछ भी भर के चल रहे हैं, इतना पुराना पुराना करेंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, हम नया पढ़ रहे हैं वो पुराना पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? तो इसका तो 1921 है, मोपला रेबेलियन, ये केरला में हुआ था। इसमें मोपला एक एरिया है, वहां पर वहां के जो पीजेंट थे, वहां के जो किसान थे, मोपला किसान, वो लोग मुस्लिम्स थे और वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो इसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स को मारा था और वहां पे उनके जो जमींदार थे, जमींदार बाय रिलीजन हिंदूज थे, तो उनको मारा था। तो उसको लेकर एक रिबेल हुआ था, तो उसी को कहते हैं मोपला रिबेलियन 1921। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी रहता है ये, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि ये एक रिबेलियन कम था, एक राइट ज्यादा था हिंदू मुस्लिम के बीच में। नेक्स्ट आते हैं 28 पे, द 1905 बंगाल पार्टीशन। ये तो हमने पढ़ा था, ये तो होना चाहिए था, ये इजी क्वेश्चन है। 1905 बंगाल पार्टीशन वाज मेड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज। तो ये हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ये तो हम पढ़ के आए थे, ये तो मुझे लगता है आपने गलत नहीं करा होगा, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे तो वो मेंशन ही नहीं है, तो ऑप्शन डी आंसर। तालुकानी, हाँ ये कमेंट तो आपका आया है जिसमें आप पूछ रहे हैं सर मेरा कमेंट आ रहा है क्या आपको वहां? क्वेश्चन 28 नन ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। पोचमपाली मंडल इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर। देखिए ये पोचमपाली, ये जगह आपकी फेमस है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट फॉर भूदान मूवमेंट। आपके इसके जो लीडर थे आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे आपके इसके लीडर थे। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा था कि जो ऐसे किसान हैं जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, और कई ऐसे किसान या जमींदार हैं जिनके पास हद से ज्यादा जमीन है, तो वो जमींदार क्या करें, अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन ऐसे किसानों को दे दे जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। काइंड ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट था। तो ये स्टार्ट ही पोचमपाली मंडल से हुआ था, इसीलिए फेमस है फॉर द स्टार्ट ऑफ भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट यहाँ का फेमस है। इसके बाद 30 तो मैंने बताया था पॉलिटी में कि ये जरूर याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कौन सा आर्टिकल था। ठीक है, कट ऑफ मार्क 35 to 40 होना चाहिए। लास्ट ईयर रेड का आया था, इस बार रैबिट का। नेक्स्ट टाइम के लिए गोट कैट, नहीं तो गोट का तो आएगा ही। हाँ, अब तो सबके दांत गिन गिन के जाने पड़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का क्या लगा के आए? क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन लगा के आए? ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। हाँ, रैबिट वाला भैया शुरू में निकल गया, 28 दांत थे उसके। हाँ, तो इसका 30 का आंसर बी है, आर्टिकल 368। 31 पे आ जाइए। अब देखिए 31 आपसे नहीं पूछना चाहिए था, ये तो थोड़ा सा पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हो गए। ये सारी जजमेंट आपको नहीं पढ़ाई जाती ना, तो इसलिए आपसे नहीं पूछना चाहिए था। इंदिरा साहनी केस, ये वैसे ये केस आपका 1992 का है, रिजर्वेशन से रिलेटेड। मिनर्वा मिल्स केस ये 1980 से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया था कि 9 जुडिशियल रिव्यू की बात हुई थी। और ये बेसिक स्ट्रक्चर के लिए 1973 केशवानंदा भारती केस। तो सबसे पहले आपका कौन हो रहा है? केशवानंदा भारती केस
देन मिनर्वा मिल्स केस, देन इंद्रासानी केस। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगी, CBA। 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये तो मैं मानता हूँ एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपसे हो गया हो, अगर हो गया तो बढ़िया बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 32, डिफेक्शन। देखिए शेड्यूल में हमने पढ़ा ही था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिसमें शेड्यूल 10 डी फॉर डिफेक्शन, तो शेड्यूल 10 होगा, तो शेड्यूल 10 तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो कब मारा था ए लगा के आए थे आप। अच्छा ये 33 करा है किसी ने कि नहीं करा है, 33 वाला ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, 33 वाला करा है क्या किसी ने। दिल लग हो रहा है, चलो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी करेंगे, 100 क्वेश्चंस करने के लिए हमें। 33 का बताइए, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अच्छा वो तो 32 का हो गया, 33 का आंसर नहीं आया, बहुत बढ़िया। 33 में ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारी कंडीशंस होती है ओवरसीज सिटीजन बनने की। ये सब पीसीएस की अगर तैयारी करते हैं तो पढ़ना पड़ता है, इसमें तो नहीं पूछना चाहिए था। 34 में क्या लगा के आए, हरियाणा पंजाब से कब अलग हुआ था, क्या लगाया इसमें 34 वाले में। भैया हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था इन 1966, तो 34 का आंसर बी है। 35 पे आ जाइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द मोडालिटीज फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इसमें आप जाके देखिए आर्टिकल 21A, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 35 का ऑप्शन सी, ये बनना चाहिए था, 35 वाला बनना चाहिए था, ये पढ़ा हुआ है। 36 वाला आसान है, 5 रिट्स हमने पढ़ी थी, हेबियस कॉर्पस पढ़ी थी, मैंडेमस पढ़ी थी, क्यो वारंटो पढ़ी थी, सर्शियोरारी पढ़ी थी, प्रोहिबिशन पढ़ी थी, ये 5 रिट्स होती हैं। तो ये 3 जो ऑप्शन दिए हैं ये तीनों क्या हैं, रिट्स हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। 36 का आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। लाइफ पर सोचा था रैबिट के 2 दांत होते हैं, ज्यादा निकल आए। खैर इस बहाने आपको पता हो, एक आपका मतलब मिथ दूर हो गया, ये भी तो अच्छी बात है। चलिए, Who was the chairman of Official Language Commission in 1955? 1955 में पहली बार ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना था, तो इसका चेयरमैन कौन था ये पूछ रहा है। C.K. हुडा, B.J. खेर, R.M. शेषाद्री, P.L. धवन। इसका लगाया किसी ने कुछ आंसर या ये छोड़ा है या तुक्का मारा। अगर 36 आपको इजीएस्ट लिख रहे हैं आउट ऑफ 100 बहुत अच्छी बात है। 34 का आंसर बी है, 1966। थर्टी 37 का क्या लगाया, 37 बताइए। खैर हुड्डा गलती हो गया, हुड्डा तो नहीं है, बीजी खेर। पहले चेयरमैन आपके जो 1955 में बने थे बीजी खेर बने थे।
ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर आर्टिकल 344 बनाया जाता है। इनका मेन पर्पस क्या होता है? सरकार को रिकमेंडेशन देना ताकि ऑफिशियल वर्क में हिंदी को प्रमोट किया जा सके और इंग्लिश को रोका जा सके ज्यादा प्रमोट होने से। इंग्लिश को रोकना, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना था इन 1955। 38 पे आ जाइए। एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लिए कौन सा अमेंडमेंट है? तो 69th अमेंडमेंट है, आर्टिकल 239AA। ये आर्टिकल है दिल्ली के लिए और 69th अमेंडमेंट से बनाया गया था। 39 पे आ जाइए। ब्राइटेस्ट स्टार जैसे अपना सन है उसी तरह से और भी स्टार है दुनिया में। तो हमारा जो स्काई दिखता है, हमें स्टार्स दिखते हैं, इसमें सबसे ब्राइटेस्ट कौन है? तो ब्राइटेस्ट है आपका सीरियस। 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 39 का आंसर इज सी। 40 देखिए। नेम द पर्सन हु इज नॉट कनेक्टेड टू एस्ट्रोनॉमी। क्लॉडियस भी कनेक्टेड है, कैपलर भी है, हबल भी है, तो तीनों ही कनेक्टेड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ देम, बी। अब ये देखो, अब ये था आपका 41 वाला, व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट। ये आप कुछ भी उठा के पूछ ले रहे हैं। ये चंद्रशेखर लिमिट वाला करा है क्या किसी ने? ये चंद्रशेखर लिमिट वाला किसी ने करा है? मैं क्यों ऐसा ही नहीं दिया? मुझे लग रहा है मैं भी फेल हो जाता। ये बताइए, चंद्रशेखर लिमिट वाला कराया था क्या किसी ने? (41 is equal to C). हाँ, चंद्रशेखर लिमिट के बारे में अगर आपको इतना आइडिया होता, अब देखिए ये फायदा होता है न्यूज़पेपर पढ़ने से। चंद्रशेखर लिमिट, ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में वैसे आती रहती हैं, तो अगर न्यूज़पेपर में अगर आप कनेक्टिविटी बना के रखेंगे तो इतना तो एटलीस्ट आपको आइडिया होता कि ये स्पेस से रिलेटेड चीज है, स्पेस से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। तो अगर इतना भी आपको आइडिया होता तो आप खट से कह देते ए ऑप्शन नहीं हो सकता था, बी नहीं हो सकता था, डी नहीं हो सकता था। तो करेक्ट कौन सा बचेगा? सी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रिलेटेड टू स्टडी ऑफ मास ऑफ स्टार्स। बट अगर आपने थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो आपने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर लिमिट जरूर सुना होता न्यूज़पेपर में। इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन, क्वेश्चन नंबर 42। ये तो मिड पैसिफिक ओशन में है जहां से डेट चेंज हो जाती है, तो हमने पढ़ा ही था, आसान सवाल था। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में चले गए। दश्ते काबिर, ये डेजर्ट है, कहां पर मिलते हैं? ईरान में मिलते हैं। तो 43 का हो जाएगा बी। ऑल ऑफ द अबव किस में कर दिया आपने? अच्छा, ये 44 में क्या करके आए आप लोग? 44 बताइए। (44) में क्या करके आए? आज एपीपीसीएल वाले पार्टी कर रहे होंगे, कहेंगे बिल्कुल हिला डाला। (44) में बताइए क्या करके आए आप लोग? द हीट बजट। हीट बजट का मतलब होता है, ये अर्थ है, अर्थ पे सन से आती है लाइट और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसी का जो पूरा बैलेंस है, इनकमिंग रेडिएशन और आउटगोइंग रेडिएशन, उसी को हीट बजट कहते हैं।
ऑप्शन सी। हाईएस्ट पॉइंट इन द निकोबार, बताओ इतना कौन याद करके जाएगा निकोबार का? बहुत होता है, लोग अंडमान का हाईएस्ट याद कर लेते हैं। अंडमान का हाईएस्ट होता है सैडल पीक। अब ये अंडमान का भी नहीं पूछ रहे, निकोबार का पूछ रहे हैं। खैर निकोबार का हाईएस्ट आपको मिलेगा माउंट हुलियर। माउंट हुलियर, क्वेश्चन नंबर 45। वही लग रहा था, एक बजट देख के पक्का इकोनॉमी लगा के आए होंगे। ये हीट बजट या एनसीईआरटी का सवाल था। तो 45 का आंसर डी। 46 पे आते हैं। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज, अंतरिक्ष एक्चुअली सरकार ने एक बॉडी बनाई थी, अब तो इसको भी चेंज करके न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बना दिया है। अंतरिक्ष का पर्पस ये था कि जो भी कमर्शियल फंक्शन था इसरो का, जैसे सैटेलाइट वगैरह, दूसरी कंट्री से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते थे, तो उससे जो पैसा वैसा आता था उसको मैनेज करने का काम अंतरिक्ष का था। तो इंडियन स्टूडेंट्स को प्रमोट करना या स्कूल्स की कोई बात करना, ये सब काम नहीं था। टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना और ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को देना, ये काम था आपका अंतरिक्ष का। ठीक है, एकदम से जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए। वही बजट, वही मैं मालूम था, ये बजट सोच के आप लोग इकोनॉमी में चले गए होंगे, और वो भी ये जानता था, इसीलिए उसने ऑप्शन में इकोनॉमी रख रखी थी। चलिए 46 का ये हो गया। इसके बाद 47 तो पता ही होगा अपने अंबानी भाई की, है तो प्राइवेट हो गई, प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी। इसके बाद ये एल्यूमिना रिफाइनरी इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? 48 का आंसर है सी, दामोनजिदो। 49 पे आइए। व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग नीति आयोग? बाईस दांत तुक्का मारकर आ गए। 22 दांत, 6 दांत कम पड़ गए बस 6 दांतों की कमी से आपका आंसर गलत हो गया। व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग नीति आयोग? देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव है, हम बात कर चुके हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल ही नहीं है। इनकी काउंसिल के चीफ मिनिस्टर भी मेंबर्स होते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ठीक है, इनके पास फंड अलोकेट करने की पावर नहीं है, वो उसके लिए फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। ठीक है, फंड अलोकेट करने की पावर नहीं है फॉर नीति आयोग। तो 49 का ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। फिफ्टी पे आइए। हाउ मेनी मिशंस आर आउटलाइंड अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? तो इसको एक बार आप पढ़िएगा। करेक्ट आंसर इसका 8 है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका कितना है? 8 है। स्वीट रेवोल्यूशन, अब ये तो काफी पुराना है। स्वीट रेवोल्यूशन आपका ये करीब 2 साल तो हो गए, 2-3 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था स्वीट रेवोल्यूशन। पर्पस था हनी प्रोडक्शन बढ़ाना, तो 51 का ऑप्शन बी ठीक होगा, हनी प्रोडक्शन बढ़ाना है। 52 की अगर बात करें, करेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया इज? नेशनल हेल्थ पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो जो अभी करंट में चल रही है वो चल रही है नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। तो 2002 वाली चेंज होके अभी रिसेंट में जो चल रही है वो है 2017 वाली नेशनल हेल्थ पॉलिसी। 53 बताइए। 53 शायद आपने सुना होगा, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम।
ये 53 बताइए। कुछ लोग पेपर को चबा भी दिया। नहीं, ये चबाना वाना नहीं था पेपर को, पेपर ने नहीं चबाया, पेपर चबा गया। पेपर लोग नहीं चबा रहे हैं, पेपर ने आज लोगों को चबाया है। ए लगाया, थॉट उज्ज्वला इज फॉर एलपीजी स्कीम फॉर केयर फॉर हेल्थ वर्कर्स। एक्चुअली एक स्कीम चली थी पहल, उसी की फुल फॉर्म है ये पहल की, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ स्कीम। इसमें क्या होगा, जो एलपीजी में सब्सिडी दी जाती है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए स्कीम बनाई गई थी, तो एलपीजी वालों के लिए है। तो 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। (53) हो गया सी। ए लगाया, थॉट उज्ज्वला इज फॉर एलपीजी। एलपीजी उज्ज्वला उनके लिए है जिनके पास एलपीजी नहीं था, और ये पहल उनके लिए जिनके पास एलपीजी है, उनको सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू देने के लिए। 54 बताइए, 54 का क्या लगा के आए, 54 में क्या लगा के आए। कोरोना चल रहा सोच के हेल्थ वर्कर लगा दिया, लॉजिक लेकिन बड़े जबरदस्त लगे हैं। अरे केकार भैया कहाँ जा रहे हैं, हिंदुस्तान में रहिए, बहुत अच्छे हालात हैं। अरे बिल्कुल ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो जाना है, ये सब तो लगा रहता लाइफ में। 54 का करेक्ट आंसर क्या है, डी लगाया, करेक्ट लगाया, डी है। जन मनरेगा ये एक ऐप है, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। 55 एट विच प्लेस राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट। अब ये देखो आप, ये टेस्ट कब हुआ है, 19 दिसंबर 2020। अच्छा बताया जा रहा है, हाँ स्कीम भी धोखे वाली है, कि बताया जा रहा है कि एपीपीसीएस ने जो पहले करंट अफेयर पूछे थे, उन्होंने वो सवाल भी उठा के डाल दिए। तो अब ये सवाल दिसंबर 2020 का नहीं, ये वाला तो चलो ठीक है, और भी पुराने थे। 19 दिसंबर 2020 तो चलो ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा 55 वाले का। ये आपका डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स था, कहां पर था, हैदराबाद में। तो 55 का आंसर सी था। करेक्ट सी होगा इसमें, 55 का आंसर सी है। इसके बाद 56 वाला, अभी ड्यूरिंग दिसंबर 2021 चल रहा है, तो 2020 में अभी एप्पल की एक फैक्ट्री में काफी वायलेंस हो गया था। एप्पल की फैक्ट्री में एम्प्लॉइज ने काफी वायलेंस करा था। फैक्ट्री का नाम पूछ रहा है, तो फैक्ट्री का नाम था वेस्टर्न प्लांट नियर बेंगलुरु। 56 का आंसर इज बी। तो 56 वाला तो काफी न्यूज में रहा था, वेस्टर्न प्लांट एप्पल का। अच्छा इसमें 57 में क्या लगा के आए, 57 वाला बताइए। 57 में क्या लगा के आए, $57 का आंसर भैया क्या लगाया है, 57 का सी लगाया।
57 का ऐसे ही देख लीजिए, अभी 2019 में जब गवर्नमेंट बनी थी तब गवर्नमेंट ने क्या करा था, तो 2019 में गवर्नमेंट ने बनते ही एक नई मिनिस्ट्री बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, 2019 में ही बनाई थी। तो जैसी सरकार बनी है तो 2019 इसका करेक्ट हो जाएगा, 57 का आंसर सी। बहुत पुरानी पुरानी चीजें भी पूछ ली हैं। एक इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है, ये थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगाता है व्हेल की हंटिंग वगैरह को लेकर, व्हेल की जो फिशिंग वगैरह होती है उसको लेकर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। अब लेकिन जापान का जो खाना वाना है, पूरा धंधा है उसी पे टिका हुआ है, तो जापान इस कमीशन से बाहर आ गया है। ये भी पुरानी खबर हो गई वैसे, तो करेक्ट आंसर इज 58 का ए, जापान। नेशनल हैंडलूम डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स याद करेंगे, तो उसमें नेशनल हैंडलूम डे किस दिन हमने पढ़ा है। लास्ट में सबका स्कोर पूछ लीजिए तब कट ऑफ का हल्का। हाँ जी, अभी आप लोग अपना स्कोर शेयर करके जाइएगा सब लोग, ठीक है। फिफ्टी 59 का क्या लगा के आए हैं, नेशनल हैंडलूम डे। हाँ 59 का ए, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को इसलिए मनाते क्योंकि 7 अगस्त और वो 1905 को याद करने के लिए, इस दिन क्या हुआ था, आपका स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसको याद करने के लिए 7 अगस्त को हमने नेशनल हैंडलूम डे मनाना स्टार्ट कर दिया। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 60, गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर क्रिएटेड अनदर इंटरनेशनल हिस्ट्री फॉर बाय सेलिंग 1 kg ऑफ गोल्डन बटरफ्लाई टी एट अ व्होपिंग 75,000 ड्यूरिंग अगस्त 2019। अब ये देखो, ये कितनी पुरानी खबर है, अगस्त 2019 की, ये अच्छी सी बात नहीं है, ये अगस्त 2019 तब पीछे चले गए। तो इसमें एक आपका टी बेची गई थी, उसका नाम था गोल्डन बटरफ्लाई, ठीक है, क्या नाम था, गोल्डन बटरफ्लाई। तो किसने बेची थी, कौन सी टी कंपनी थी, वो ये पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर था डी, डिकॉम टी एस्टेट। तो ये शायद कम ही लोग कर पाए हो, डिकॉम टी एस्टेट इसका करेक्ट आंसर था। यहां से आप लोग मैच करते चलिएगा, कितने आप गलत कर रहे हैं कितने सही कर रहे हैं। देखिए इसमें बिल्कुल अब ये नहीं घबराना है कि मेरा इतना गलत हो गया, मेरे से इतने सवाल गलत हो गया, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा सर, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वैसे भी पेपर टफ था तो सभी के लिए टफ था, तो हो सक अभी भी आप होप मान के चलिए, अभी भी बिल्कुल गिव अप नहीं कर देना, तैयारी नहीं छोड़नी है, अभी मैथ्स वगैरह भी आपको पढ़ते रहना है, मेंस के लिए भी तैयार करना है, क्योंकि तैयारी फेल नहीं होती है आपकी, कहीं ना कहीं काम आएगी। और बड़े एग्जाम्स की तैयारी करिए, एपीपीसीएस का तैयारी करिए, यूपीएससी का तैयारी करिए, इनकेस आपको और आगे बढ़ना हो तो वहां के लिए तैयारी करेंगे तो ऐसा ही वैसा ही तो आपके लिए बिल्कुल वैसे ही हलवा हो जाएगा। 61 पे आ जाइए, कंट्री का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये भी थोड़ा न्यूज में भी था, तो 61 का क्या लगाया आप लोगों ने, पेपर लीक हो गया। सिक्सटी 61 का क्या लगाया है, फिफ्टी एट का ए है, 58 का ए है, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन वाला ना, उसमें जापान बाहर आया है। 61 का करेक्ट आंसर इज सी, केन वेपर, ठीक है, 61 का करेक्ट आंसर इज केन वेपर। 62 काफी साल हो गए हैं, एक एएसआई ने एक एक्सकेवेशन किया है, गोटी प्रोलू, कहां पर किया है, आंध्र प्रदेश में किया है। 62 का आंसर इज बी, ठीक है। 63
The cabinet has given in principle approval for a major port in which of the following places during February 2020. तो ये करंट अफेयर्स काफी पुराना हो गया, फरवरी 2020, ये एक साल से भी पहले का करंट अफेयर्स ही पूछ रहे हैं। फरवरी 2020 में सरकार ने एक नए पोर्ट बनाने की परमिशन दी थी और पोर्ट का नाम क्या था? पोर्ट का नाम था बदावन। कहां पर बन रहा है बदावन? कहां पर, ये बता सकता है कोई बदावन कहां पर है? बदावन कहां पर है आपका? बदावन कहां पर मिलेगा आपको 63 में? का बी। बदावन बताइए आपको, तब तक मैं देख रहा हूं। नहीं, यही आपका के बेतवा है। अभी अभी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पे हमने काम ही नहीं किया, अभी स्टार्ट जस्ट कर रहे हैं। 40 साल से अटका हुआ है। बहुत बढ़िया है। ये आपका महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है, मुंबई के पास महाराष्ट्र, गोदावरी। 64 पे आइए, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इसमें ये स्कीम आपकी कहां से बिलोंग करती है? उत्तराखंड। इसमें ऐसा कुछ है, हफ्ते में 2 बार 100 ml ऑफ मिल्क बच्चों तक पहुंचाना है। तो बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की जा रही है अंडर द मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। ये उत्तराखंड की स्कीम है। ये देखिए, ये करंट अफेयर्स में काफी पुराना है, ये तो मार्च 2019, ये 2 साल से भी पुराना करंट अफेयर्स है। तो ये सारी चीजें नहीं पूछनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा हद हो गई। सिक्सटी 65 पे आते हैं। दीक्षा डगर इज एसोसिएटेड विच गेम? दीक्षा डगर इज ए हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। थोड़ा सा उन्हें सुनने में तकलीफ है। वो किस गेम से रिलेटेड है? गोल्फ रिलेटेड है। तो 65 का आंसर याद रखिएगा, सी है। 66 क्या है? विप्रो लिमिटेड साइंड एन एमओयू विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज? ये भी देखो आपका कितना पुराना खबर है, मार्च 2019। तो ये भी 2 साल से ऊपर हो गई। इसका भी करेक्ट आंसर आपका आईआईटी खड़गपुर है। यूरोपियन यूनियन, जनवरी 2020 में ब्रेक्सिट हो रहा है। 1 साल से भी 1.5 इयर्स पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के बाद अब उसमें कितने मेंबर्स बचे हैं? अब उसमें बचे 27 मेंबर्स। तो करेक्ट आंसर इज बी, 67 का बी। एस कमीशन वाला, ठीक है, कमीशन वाले के ऊपर हम कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसा भी पेपर आया हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी कमीशन वाला कर सकता था, कमीशन वाले ने किया। अब हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि सारी गलती कमीशन वाले की है या उसको ब्लेम करते रहे, क्योंकि कंपटीशन का उसूल यही होता है कि हमें ये पकड़ना होता है कमीशन किधर ज्यादा है, हम उसी हिसाब से तैयारी करके बस सिंपल हमें बस अपना रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो कमीशन पे बहुत ज्यादा ब्लेम भी नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम को बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते उनके खिलाफ।
और उससे बढ़िया है जितना हम उनके पीछे प्रोटेस्ट वगैरह में टाइम वेस्ट करेंगे, उससे बढ़िया अपनी तैयारी मजबूत रखिए, और आगे भी फर्दर एग्जाम्स आएंगे उनकी भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और तैयारी का यही हम समझ सकते हैं, स्टैंडर्ड और बढ़ाना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं समझा जा सकता इससे। Who among the following is the first living? Question number 68. To break the record for longest continuous time spent. देखिए सबसे लंबा रिकॉर्ड तो क्रिश्चियन कोच के पास है, लेकिन ये पूछ रहा है पहली बार किसने तोड़ा था रिकॉर्ड, फर्स्ट टू ब्रेक। तो फर्स्ट टू ब्रेक कौन है आपका, पैगी विल्सन, ठीक है। तो 68 का क्या है आपका ऑप्शन ए, पैगी विल्सन इज द करेक्ट आंसर। तो क्रिश्चियाना कोच जो है वो आपका अभी तक का लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड होल्ड कर रही है, जिन्होंने पैगी विल्सन को भी हरा दिया है। बट यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट विमेन, ठीक है, वर्ड ध्यान दीजिए, किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट विमेन की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये सवाल तो आप लोग उठा सकते हैं कि बहुत ज्यादा पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया गया है। 67 67 का भी है, ठीक है। सिक्सटी 68 के बाद आते हैं 69। ये देखो आप फरवरी 2020, एक साल से पुराने का है, ये भी काफी पुराना हो गया। तो 30th मेन चीज ये है ना कि आप 1.5 इयर्स 2 इयर्स इतना पुराना करंट अफेयर सिर्फ एसआई के लिए नहीं पढ़ के जा सकते ना, क्योंकि आपको सिर्फ जीएस तो नहीं पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। तो ये तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स हो जाएगा अगर इतना पीछे पूछा जा रहा है। हाँ माना जीके है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा भी तो इंसान ही है, इतना कैसे पढ़ेगा। और उसके अलावा दूसरी चीज ये कि पेपर में भी सिर्फ उन्होंने लिख दिया कि जीके पूछा जाएगा। लास्ट टाइम तक ये भी क्लियरिटी नहीं थी कि मैथ्स पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, तो सिर्फ जीके लिख देने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, थोड़ा सा तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। वो अगर कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। द 13th मीटिंग ऑफ कन्वेंशन on conservation of migratory species was held in which place during February 2020? कोलकाता, कोची, गांधीनगर या गोवा? तो 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, सांगनीरा जी की भी बात बिल्कुल सही है, इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है। करंट अफेयर्स रिसेंट होना चाहिए था। अरे चलो एक आध क्वेश्चन आप पुराना पूछ लो, बाकी क्वेश्चन तो रिसेंट होने चाहिए थे। मेजॉरिटी क्वेश्चन विद इन द एम्बिट ऑफ 6 मंथ्स आना चाहिए था, जो जनरल ट्रेंड रहता उस हिसाब से। 69 का करेक्ट आंसर बताइए। कोई नहीं लगाया क्या? 69 का करेक्ट आंसर इज सी। 69 का करेक्ट आंसर इज सी। दाल में काला है, पूरा दाल ही काला लग रहा है। इसका 17 अमीबियासिस के कॉमन सिस्टम। अमीबियासिस में बेसिकली आपका ये पैरासाइट से होता है। इसमें पेट वेट ज्यादा खराब रहता है, पेट को काफी नुकसान होता है। तो यूरिनेशन, रोज कलर रैशेस, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, इस तरह की तो कोई परेशानी नहीं देखी जाती है। तो 70 का ऑप्शन डी सही रहेगा। 70 का करेक्ट आंसर डी। 71 ये तो जनरल जीके का क्वेश्चन है। 71 और बुक्स एंड ऑथर, मैं बुक्स एंड ऑथर पहले भी कह चुका हूं, बुक्स एंड ऑथर से काफी सवाल आते रहते हैं, ये भी आ गया। तो बुक्स एंड ऑथर के अगर हम उठा के देखें, लास्ट डेज ऑफ नेताजी, तो इसके राइटर कौन है आपका? तो इसके राइटर है ऑप्शन बी, जीडी खोसला, ठीक है। 71 का करेक्ट ऑप्शन इज बी, जीडी खोसला। अब प्रोटेस्ट वगैरह की छोड़िए, आगे तैयारी की करिए, तैयारी कैसे करना है उस पर फोकस करिए। सेवेंटी 71 एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आए अच्छे लगते हैं। 72
ये भी ठीक है, जो आपके नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गए, ठीक है, और टाइगर रिजर्व्स हो गए, इस तरह की जो चीजें हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, इस तरह की चीजें पूछी जाती ही रहती हैं। ये तो कॉमन सी चीजें, तो उससे रिलेटेड सवाल आ भी गया। गोविंद सागर बर्ड सेंचुरी कहां पर है? तो करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर बर्ड सेंचुरी आपका हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, 73 करा है किसी ने? 73 बताइए, 73 कोई करके आया है? बहुत बड़े सांगलीला कह रहे हैं बुक्स एंड ऑथर का दोनों तुक्का सही हो गया। 73 बताइए। इसको तो नया नाम दे सकते हैं कि पुराना ओल्ड करेंट अफेयर्स। आवर सिलेबस कंसिस्ट ऑफ ओल्ड करेंट अफेयर्स। पुराना है लेकिन करंट है। जाफराबादी ब्रीड ऑफ बफेलो, जाफराबादी ब्रीड ऑफ बफेलो ये मिलेंगे आपको गुजरात में। 73 का आंसर इज ए। हिमाचल दिमाग में था बट स्ट्राइक नहीं गया, वो गड़बड़ हो गया। 72 का आंसर पूछ रहे हैं। 72 का भैया हिमाचल है, ठीक है। 72 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हिमाचल। 73 देन 74 मी का कहां मिलता है? अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ लेना चाहिए था, वरना थोड़ा बहुत तो लगभग काफी स्टेट से मिल जाता है। तो राजस्थान, बिहार, झारखंड, इन सब में माई का मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज डी, 74 का डी हो जाएगा। आज तो तुक्का भी शायद साथ नहीं दिया। तुक्का कभी साथ नहीं देता, आप लोगों को पता नहीं क्यों लगता है। बहुत ही कभी कभी तुक्का लग जाता है, लेकिन तुक्के के भरोसे नहीं जाना चाहिए था। अब ये पूरा प्रॉपर मेटलर्जी का सवाल है। जो इंजीनियरिंग या जो केमिस्ट्री में मास्टर्स बैचलर करते हैं उनको पढ़ाया जाता है, तो ये तो नहीं पूछना चाहिए था। तो बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम निकलता है। तो इसके बनने की प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होगी? तो करेक्ट आंसर इज बेयर प्रोसेस। 75 का आंसर सी था। सी लगाया किसी ने? बेयर प्रोसेस। तो कभी धोखा दे रहा है, बहुत सही। गरीब आमिर कह रहे हैं, अरे गरीब, अब गरीब नहीं रह गए, 40 नंबर ले आए। अब लिखवाओ अमीर अमीर, ठीक है, अब डबल अमीर कर दो आप। अब गरीब कैसे रह गए? 40 नंबर ला रहे, बढ़िया है, कोई कम नहीं है 40 नंबर इस पेपर में। जहां लोगों के तुक्का भी साथ नहीं दे रहे हैं, आप बिना तुक्का के 40 ला रहे हैं, कम नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो गलतियां होती हैं। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने में प्रोसेस है बेयर प्रोसेस। 76 रॉकेट प्रोपेलेंट। देखिए ये सारे सॉलिड प्रोपेलेंट क्या है? फ्यूल की हम बात कर रहे हैं कि रॉकेट में फ्यूल कौन सा यूज होता है। तो एक बार हमने बात करी भी थी, सॉलिड फ्यूल की बात करी थी, लिक्विड की भी बात करी थी, और क्रायोजेनिक की भी बात करी थी। तो इस टाइप्स के फ्यूल्स होते हैं। तो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। तो अब इतना तो समझ में आ रहा है, अगर 2 ऑप्शन करेक्ट हैं तो तीसरा भी हो ही रहा होगा, वरना ऐसा तो है नहीं कि 2 अलग अलग करेक्ट होंगे। तो अगर 2 ऑप्शन करेक्ट हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। और हाइब्रिड प्रोपेलेंट इसी को कहते हैं। जैसे कुछ इंजन होते हैं ना जिसमें सॉलिड भी यूज हो रहा है, लिक्विड भी यूज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे। तो हाइब्रिड, सॉलिड, लिक्विड, ये सब किसके पार्ट है? प्रोपेलेंट्स, रॉकेट में यूज होने वाले फ्यूल्स हैं ये। तो 76 का भी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आज का पेपर मजाक बन गया बिल्कुल। 77 देखिए, जर्मन सिल्वर, इसमें क्या लगा के आए हैं? जर्मन सिल्वर में बेसिकली आपका कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है, ये सब इन्वॉल्व होता है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, जिंक। 77 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी।
वही मैं कहता था, नर्वस जितना कम रहेंगे उतना ही सिली मिस्टेक्स आप कम करके आएंगे, जितना नर्वसनेस कम होगी सिली मिस्टेक्स उतना कम होगी। पैराफिन वैक्स का सोर्स, जो भी वैक्स निकलती है ये सब पेट्रोलियम से निकलती है, तो 78 का आंसर हो जाएगा ए। का आंसर इज ए। 79, देखिए कन्वर्जन होता है डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड का, बट एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसपे डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वैसे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं करना था, हमें डायरेक्ट याद करना था। ये जनरल साइंस में आप इसको रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री 79 का करेक्ट आंसर। 80 वाला अगर आपको याद हो तो हम जब प्रेशर डिस्कस कर रहे थे तो ये वाला पढ़ा था। 80 वाला याद है? 80 वाला लोग आप लोग क्या लगा के आए? 80 वाला उम्मीद है गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, 80 वाला उम्मीद है गलत नहीं हुआ होगा। क्या लगा के आए इसमें 80 वाले में? ये क्लास में डिस्कस किया था एक दिन कि ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है कि बढ़ता है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाएगा, तो इसी वजह से बॉइलिंग टेम्परेचर भी घटता चला जाएगा। तो 80 का करेक्ट आंसर इज ए। 81 भैया जलेपला जो क्लास में थे, चीख चीख के उन्हें पढ़ाया था, नाथुला, नाकुला और जलेपला, 3 पासेस पढ़ाए थे। ये किसी से गलत नहीं होनी चाहिए। कहां लगा के आए हैं? एट्टी का बी नहीं होगा भैया, 80 का ए था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। हाँ मैं ये पूछ रहा हूं इसका क्या ऑप्शन लगा के आए हैं? 81 का इंडिया अंडर सिक्किम, ये तो कल लगा के सही हो गया। अरे भाई ये तो याद होने चाहिए था। चलिए कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर इज भारत, अपना प्यारा भारत। 81 का डी। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 82, इसका तो बी है, 22 में। 83 व्हाट इज मैंग्रोव? मैंग्रोव बेसिकली अगर आप कोस्टल एरियाज में जाएंगे, जैसे ये अपना मान लीजिए कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर पानी वानी मिलेगा। और पानी में क्या होता है, जैसे ये यहाँ तक पानी है, तो कुछ पौधे होते हैं जो पानी में रूट्स होते हैं उनकी, कुछ पोर्शन बाहर होगा कुछ पोर्शन अंदर होगा। इस तरह के जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके मैंग्रोव्स कहलाते हैं। तो ये रेगिस्तान में नहीं मिलते हैं, ये कोई मैंगो की वैरायटी नहीं है, ठीक है, कोई डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं है, या उनकी कोई फूड ब्रांड नहीं है। ये स्मॉल ट्री हैं दैट ग्रोज इन कोस्टल सलाइन और ब्रैकिश वाटर। ये सलाइन वाटर में आपको मिल जाएंगे क्योंकि कोस्ट लाइन के किनारे हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी। 83 का आंसर इज सी, मैंग्रोव इससे रिलेटेड हो जाएगा। आज जो आया वो एक क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में भी क्वेश्चन, लेकिन यूपीएससी में तो देखिए ये यूपीएससी वाले सारे क्वेश्चंस नहीं है, कुछ हैं जहां यूपीएससी वाले हैं, बट सारे क्वेश्चंस नहीं है। कई क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुराने होने की वजह से इस तरह के फिर यूपीएससी भी नहीं पूछता है। हाँ लेकिन ये है कि हो सकता है कुछ इतने टफ क्वेश्चन थे अब यूपीएससी अरुणाचल से उठा ले। वैसे ये होता है कि जो बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चन है छोटे एग्जाम वाले उठा लेते हैं, लेकिन इस बार तो लग रहा है अरुणाचल वालों से ना उठा ले यूपीएससी वाले क्वेश्चन। कह रहे ये बढ़िया पेपर बना रहे, इस बार इनसे क्वेश्चन उठाते हैं, पूरे इंडिया के सारे यूपीएससी वाले लोग हिल जाएंगे। और यूपीएससी को तो कोई ब्लेम भी नहीं कर पाएगा, कहेगा हाँ भाई हम तो हैं ही सबसे टफ। बीएनडी कहाँ की एजेंसी है? 83 का आंसर इज सी। बीएनडी इंटेलिजेंस एजेंसी आपका जर्मनी की है।
ये सब कौन याद रखता है? जो बड़ी बड़ी हैं जैसे आईएसआई हो गया, मोसाड हो गया, आपका सीआईए हो गया, ठीक है, रॉ हो गया, तो इनके तो नाम याद रहते हैं। बीएडी वगैरह के जनरली लोगों को याद नहीं रहते हैं। तो ये आंसर हो गया डी, नन ऑफ द अबव। 84 का करेक्ट आंसर इज जर्मनी। 85 पे आ जाइए। वही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इन पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 99.99% आते ही आते हैं। तो इस बार भी एक क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आ गया, एक क्वेश्चन आपका टाइगर रिजर्व पे आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है कवल टाइगर रिजर्व, बताइए कवल टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा आपको? कवल टाइगर रिजर्व मिलेगा आपको तेलंगाना में। अरे तो कितना पहले छाप दिए होंगे कि मतलब जब वैकेंसी निकाली उससे पहले ही छाप दिया था क्या? ये तो बहुत पुराने क्वेश्चन डाल दिए। और क्वेश्चन का टाइप भी बहुत टफ है। विच इज नोन एज फूल्स गोल्ड, इसमें क्या लगा दिया? 86 में क्या लगा के आए? फूल्स गोल्ड किसको लगा के आए? कवल टाइगर रिजर्व तो आपको तेलंगाना में मिलेगा। फूल्स गोल्ड किसे कह रहे हैं? आयरन पायराइट, ठीक है। FeS2 इसका फॉर्मूला होता है, आयरन पायराइट। इसको हम क्या कह रहे हैं? फूल्स गोल्ड। This is old question paper which was actually set for GS Mains। में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है उन्होंने वही पुराना पेपर उठा के डाल दिया हो, सोचा कौन मेहनत करे, अब क्या कह सकते हैं। देखिए हमें हकीकत के साथ चलना होगा। रियलिटी ये है कि क्वेश्चन पेपर ऐसा आया है, ये रियलिटी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रिग्रेट करें, कमीशन को उल्टा सीधा बोलते रहें और गिव अप कर दें, ठीक है, या फिर हम अपने आप को और प्रिपेयर करें और आगे मेहनत के लिए अपने आप को और चैलेंजिंग बनाएं। जरूरी नहीं अगली बार भी ऐसा ही पेपर आए, कभी अच्छा कभी बुरा, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो अब आपके हाथ में, या तो आप रिग्रेट कर सकते हैं या भी आप ये अपनी तैयारी की कमान और मजबूत कर लें, प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आपके ऊपर है। तो मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन बेकार है। अब अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी मोरल और बूस्ट करिए, बिल्कुल अब मान के चलना आगे आने वाले सारे एग्जाम्स में बिल्कुल फोड़ के आना आपको। क्वेश्चन नंबर 87, which committee was appointed to look into the impact of future trading on farm commodity prices? इसका करेक्ट आंसर है आपका अभिजीत सेन कमेटी। 87 का करेक्ट आंसर क्या है? अभिजीत सेन कमेटी। आनी बिजी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कितना कुछ याद रखें। अब यहीं पर थोड़ा सा फिर लक का भी खेल हो जाता है। आप, इसीलिए मैं कहता हूं आप बस अपना 100% दीजिए, बाकी सब किस्मत पे छोड़ दीजिए। आपने अपनी तैयारी करी, बस उस पे लेके सेटिस्फाई रहिए, और भी लाइफ में आपको मौके मिलेंगे, वहां अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करिए। ये सब तो लगा रहता है। Which of the following is a unit of measurement of the optical power of lens? ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस, ये जनरल साइंस में मैंने आपसे कहा था, ठीक है, मैंने कहा था कि जनरल साइंस में जो फिजिक्स है, फिजिक्स में ऐसा यूनिट से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं, यूनिट से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं, और ये आ गया। ऑप्टिकल पावर ऑफ द लेंस से रिलेटेड कौन सी यूनिट है? तो करेक्ट आंसर इज डायोप्टर, ठीक है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। 88 का करेक्ट आंसर क्या है? डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाइए।
डॉक्टर अनिल काकोदकर कमेटी किससे रिलेटेड है? अनिल काकोदकर कमेटी किससे रिलेटेड है? बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज रेलवे सेफ्टी। रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड है। 90 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? 90 वाला बताइए। 90 वाला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कोयम्बटूर, राजशाही, वाराणसी, ऑल ऑफ द अबव। ये बिल्कुल रैंडम जीके के क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहूंगा, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो सकते थे अगर आपका न्यूज़पेपर पे कमांड अच्छा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो न्यूज़पेपर में आती जाती रहती हैं और वहीं से वो उठा के वो पूछ लेते हैं। तो न्यूज़पेपर पे आइंदा से ध्यान रखिए, न्यूज़पेपर पे कमांड जरूर मजबूत रखिए। अगर न्यूज़पेपर पे आपकी कमांड अच्छी है तो जीके आपके लिए बहुत आसान है। जनरल नॉलेज मान के चलिए आप परफेक्ट है अगर न्यूज़पेपर पे कमांड अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग कई बार वैसे ही आते हैं जो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में रिलेट हो चुके हैं। और न्यूज़पेपर में इतने सारे टर्म्स होते हैं तो एक वाइड वैरायटी भी मिलती है, ऐसी छोटी छोटी जानकारी मिल जाती है जो हर जगह नहीं मिलेगी। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनमें से कौन सा है, तो ये किसी किताब में जनरली नहीं मिलेगा और इतना आपके पास टाइम भी नहीं होगा कि स्पेशली आप अलग से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से याद करने बैठे। तो ये सब न्यूज में आते रहते हैं, हम याद करते रहते हैं। जैसे वाराणसी हो गया, राजशाही हो गया। राजशाही कौन सा है? वो अमृतसर वाला एयरपोर्ट, गुरु रामदास एयरपोर्ट। कोयम्बटूर भी इंटरनेशनल है, तो तीनों इंटरनेशनल है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। रीजनल न्यूज़पेपर फायदा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एटलीस्ट द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और कोई सा न्यूज़पेपर काम नहीं करेगा। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 91 द फेमस ग्रासलैंड ऑफ द वर्ड पूछताछ। अब ये वर्ड ज्योग्राफी भी उठा के पूछ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ भी रैंडमली उठा के पूछ रहे हैं। जनरली एसआई में वर्ड ज्योग्राफी का क्या रूल था? हाँ, तो फेमस ग्रासलैंड ऑफ द वर्ड पूछताछ इज इन विच कंट्री? ये यूरोप की ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये मिलेंगे आपको हंगरी में। 91 का करेक्ट आंसर है आपका हंगरी। अच्छा, बैग डेविड हैंसन का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? बैग डेविड हैंसन किस फील्ड से रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है ये आपका, ठीक है। 92 का करेक्ट आंसर इज बी, म्यूजिक से रिलेटेड है बैग डेविड हैंसन। पुलिट्जर प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये वाला हम कर चुके थे, ठीक है। ये वाला हमने करंट अफेयर्स में करा था पुलिट्जर के बारे में, तब मैंने बताया था पुलिट्जर प्राइज आपका जर्नलिज्म से रिलेटेड होता है, ठीक है। पुलिट्जर प्राइज किससे रिलेटेड होता है? जर्नलिज्म से। और ये कौन देता है? ये आपको यूएसए देता है, यूएसए में मिलता है ये अवार्ड। ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये तो अपना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। 93 का ऑप्शन सी। कभी नहीं सुना, पॉलिटिक्स में लगा दिया। चलिए, आज सुन लिया, अब आइंदा से ध्यान रखिएगा, ऐसा भी कोई नाम है। एक किताब है नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स, किसने लिखी है? ये देखिए, बुक्स एंड ऑथर से काफी सवाल आ रहे हैं आपका। यूडीसी में भी दो तीन सवाल आया था, इसमें भी देखिए 2 सवाल आ चुका है बुक्स एंड ऑथर से। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स, बताइए इसमें क्या लगा के आए हैं? देखिए हमारा क्या है, इसमें आप कहीं से भी पढ़े होंगे, किसी का पढ़ाया वाला इतना नहीं आया है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं फंसा है, इसमें कुछ तो फंसा ही है। मेन चीज क्या है, सवाल ही जब वो इतना पुराना पुराना पूछ रहे हैं, हमने आपका करंट अफेयर्स पढ़ाया, करंट अफेयर्स रिसेंट वाला पढ़ाया, अगर वो रिसेंट वाला पूछते तो जरूर फंसता। अब वो पिछला पूछ रहे हैं जो हमने आपको पढ़ाया ही नहीं है, जो हमने कहा था आपको पढ़ना ही नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं। यही पर तो अब चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो गई ना, यहीं पर तो चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो गई, जो उन्हें नहीं पूछना चाहिए था इतना पीछे जा जाके, जो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर रहता है एग्जाम का, तो क्या ही कर सकते हैं उसमें। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स? करेक्ट आंसर इज नीलांजन मुखोपाध्याय। नहीं सुना मैं। 90 और 91 का, 90 और 91 में क्या था? 90 का डी है, 91 का ए। हाँ, सांगलीडा जी ने सही आंसर, बढ़िया आंसर दिया है। ऑलराइट, 93, 94। इसके बाद अब कौन सा क्वेश्चन है? 95 पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन? ये भी देखिए, ये रिसेंट की न्यूज नहीं है, ये भी काफी पुरानी हो चुकी है। रिसेंट ये जब मान के चलिए 2019 का इलेक्शन हुआ था, उस टाइम ये बॉडी बहुत फेमस थी, तो 2019 जस्ट इलेक्शन के बाद ही ये काम हो गया था कि एनएसएसओ और सीएसओ इनको मर्ज कर दिया गया था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इनको मर्ज करके एक नई बॉडी बना दी गई थी, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों को मर्ज किया गया था। तो 95 का ए, ये भी बहुत पुरानी खबर है, तो ये रिसेंट में तो नहीं है, तो ये नहीं पूछी जानी चाहिए थी। 96 में आ जाइए। में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनिक आइलैंड इज लोकेटेड इन अंडमान आइलैंड? अंडमान में देखिए, अंडमान में दो आइलैंड है आपका, एक नारकोंडम है और एक बैरन आइलैंड है। बैरन तो एक्टिव कैटेगरी में आता है, नारकोंडम जो है अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। नारकोंडम में अब लावा वोल्केनो नहीं आता है, बट ये किसके पार्ट है? ये दोनों अंडमान के पार्ट हैं। तो करेक्ट आंसर 96 का भी, नारकोंडम। अच्छा 97 बताइए। 97 तो कराया था ना, प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको देता है? कहां थे? हाँ बताइए, प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको देता है? ये तो कराया था, तो क्लास में भी, ये तो अपने पॉलिटी के नोट्स में भी है, प्लस इसको हमने यहाँ जब पॉलिटी रिवाइज कर रहे थे तब भी देखा था कि प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा तो इस्तीफा किसको देगा। वही तो कई बार पढ़ चुके हैं इसको। तो करेक्ट आंसर होगा 97 का सी, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बैरन एक्टिव है एक्चुअली, नारकोंडम की अब कोई बात नहीं करता, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब नहीं आते यहाँ पर, पहले आते थे। 98 देखिए, जो क्लास में पढ़े होंगे वो तो उनसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने क्लास में पढ़ाई थी उसमें ये डिस्कस किया था। इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर करके मैंने पढ़ाया था। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या लगा के आए इसमें आप लोग? तो जो क्लास के स्टूडेंट्स है वो गलत नहीं करके आए होंगे, उनको तो पढ़ाया था मैंने। नाइन्टी टू ऑप्शन बी, म्यूजिक। 92 का आंसर बी।
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में क्या लगा के आए आप लोग? ये तो अपना ही सवाल था। बहुत बढ़िया। चेन ऑफ वोल्केनोज एंड सिस्मिकली एक्टिव साइट्स, ये वोल्केनो का एक पूरा चेन है जिसको हम कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। 99 पे आ जाइए। गोल घर कहां पर मिलेगा आपको? गोल घर, गोल गोल घर। अब क्या सस्पेंस रखना, पटना है। ठीक है, 99 का पटना है। इस पेपर ने मेरा भी बहुत दिमाग खराब करा, मतलब बहुत ही हाईली अनएक्सपेक्टेड इन्होंने अनप्रेडिक्टेबल चीजें डाल दी, बहुत ही आर्बिट्रेरी क्वेश्चंस डाल दिए जो नहीं पूछने चाहिए थे। खासतौर से ऐसे टाइम में जब आपका पेंडेमिक चल रहा है, तो पेंडेमिक में ऑलरेडी लोगों का तैयारी पुअर हो गया है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। प्लस एक चीज और ये भी देखनी चाहिए थी कि ये स्क्रीनिंग है, तो अगर आप स्क्रीनिंग में एग्जाम दे रहे हैं तो स्क्रीनिंग थोड़ा सा लेवल लो रखा जाता है स्क्रीनिंग का, ताकि ज्यादा लोग क्वालिफाई करें, कट ऑफ ठीक जाए। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस, भैया ये धर्मशाला में नहीं है, ये कर्नाटका में। ठीक है, ये कर्नाटका में, तो ऑप्शन ए तो गलत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की में है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में, तो बी और सी ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट। देखिए ये सारी बॉडीज हमें धीरे धीरे जब हम करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते तो ही याद होती हैं। तो अभी भी लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, अगर आप न्यूज़पेपर पे कमांड अच्छी बनाए होते तो चांसेस ज्यादा और होते क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे हो जाते, लेकिन और बेटर हो जाता पेपर। तो अभी आपको ये नहीं सोचना है कि अब ये पेपर खराब हो गया तो ये प्रोटेस्ट करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। आप अपना बस तैयारी और मजबूत करिए और स्ट्रॉन्ग करिए। अब जरूरी नहीं हर बार पेपर ऐसा ही बने, कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड पेपर्स आ जाते हैं, लेकिन हमें अभी भी जो हमारा करंट एक जो स्टैंडर्ड ट्रेंड है एग्जाम्स का, उसी को फॉलो लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। अगर पेपर चैलेंजिंग बन रहा है तो हमें और अपने आप को चैलेंजिंग बनाना है। अगर पेपर का लेवल राइज कर रहा है तो हमें भी अपना लेवल राइज करना है। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा और अपर लेवल की तैयारी करो, तो हम और अपर लेवल की तैयारी करेंगे। हम एपी पीसीएस लेवल का तैयारी करेंगे, स्टेट पीसीएस का तैयारी करेंगे। अरुणाचल प्रदेश से भी ऊपर जो स्टेट्स होते हैं, और मतलब जैसे यूपी पीसीएस का पेपर काफी टफ बनता है कंपेयर टू अदर स्टेट पीसीएस या अरुणाचल पीसीएस, तो उस लेवल की हम अपनी तैयारी लेके जाएंगे, ताकि कुछ भी पूछ लो हम हर क्वेश्चन का जवाब दे पाए। ठीक है, तो तैयारी को अभी डाउन नहीं करना है, मोरल डाउन नहीं करना है। पेपर सभी का खराब हुआ है, सभी का स्कोर वीक हुआ है, तो अभी ये नहीं सोचना कि मेरा क्या होगा। अभी अपने ऊपर होप रखिए। अगर आपने मेहनत करी है, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती है। टेम्परेरी लगता है कि फेल हो गए, बट ये सब टेम्परेरी फेलियर्स हैं, इनको परमानेंट नहीं बनने देना है। ठीक है, परमानेंट नहीं बनने देना है, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। लाइफ में बहुत मौके मिलेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे बढ़ने की। ये जो पार्ट था ये बस आपकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। कल आज से 8-10 साल बाद जब अपने आप को आप देखेंगे ना, तो ये आपको एक बहुत छोटा सा मोमेंट मालूम पड़ेगा। तो इस छोटे से मोमेंट के लिए अपने बड़े बड़े फैसले मत चेंज करिए, अपना एटीट्यूड मत चेंज करिए, आप उन चीजों को गिव अप मत करिए, मेहनत अपनी मेंटेन करते रहिए, चीजों पे आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो बस अब आज हम आपको ये सब पेपर डिस्कस कर चुके हैं। ये सब तो ज्यादा ही फैक्चुअल है, हार्ड वर्क का फायदा नहीं होगा। वही न्यूज़पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा। पापू था तुम गहरे जिंदगी में पहली बार सीरियस होके पढ़ा था, क्वेश्चन में मोरल लेवल को और झंझोड़ के रख दिया। यही तो होता है, अब आपको और अपने लेवल को बढ़ाना है। ये सब आप ही को टेस्ट करने के लिए है। ठीक है, इसको और बढ़ाइए। कौन सा टाइम्स को ज्यादा पढ़ाई करना है? कौन से टाइम्स को? अगर न्यूज़पेपर टाइम्स वाला पूछ रहे हैं तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और करंट अफेयर्स तो यही 1 साल का ही रहता है तकरीबन। काफी फैक्चुअल पेपर बनाया, बहुत ज्यादा डीप में जाके बनाया, हिस्ट्री के बहुत डीप क्वेश्चंस थे, और करंट अफेयर्स काफी पुराना पूछा, इसलिए पेपर आपका गड़बड़ हुआ। और अपना एक वही फेवरेट खरगोश वाला सवाल, उसने सारा मामला बिगाड़ दिया। अब जो होना था सो हो गया। अब एक नए सिरे से तैयारी करनी है, मोरल बिल्कुल डाउन नहीं करना है आपका। ये समझिए अब कल मंडे का दिन आप बिल्कुल अब रिलैक्स करिए, चिल आउट करिए। ठीक है,
ट्यूसडे से फिर हम आपके लिए एक नया शेड्यूल लेके आएंगे, एक नए तरीके से क्लासेस अरेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए अलविदा, थैंक यू।